दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गाइडर के इस नए यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो में देखिए हम लोग बात करेंगे विचारक, है ना। हम लोगों ने 4 प्रकार की व्यवस्थाएं पढ़ी, हम लोगों ने उनको डिटेल में समझा, हम लोगों ने क्लासीफाई भी उन्हें कर लिया। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चिंता आप लोगों की है, हमें पता है कि आप लोगों को अब समस्या है विचारकों में, है ना। विचारक कौन कौन से हैं और किसने किस किस व्यवस्था के बारे में बात किया, उस पर आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी हमारा जो सिलेक्शन गाइडर पे इनिशिएटिव चल रहे हैं वो 2 प्रकार के इनिशिएटिव्स हैं। एक हमारा है प्रैक्टिस बैच, जिसमें आपको कंप्लीट मॉक्स और सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं। एक हमारा है पॉलिटिकल साइंस का मेन बैच, जिसमें आपको 671 या आप 709 रुपए में कंप्लीट ये बैच एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर थ्योरी क्लासेस प्लस पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, दोनों ही बैचेस की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट बैच ले लेंगे, और साथ साथ में अगर आप प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से डिटेल में करना चाहते हैं तो अब आप प्रैक्टिस बैच के साथ में जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। अब इसके बाद में हम आपके सामने लेकर के आते हैं विचारकों को, और विचारकों को डिटेल में हमें समझना है। तो सबसे पहली जो विचारधारा यहाँ पर है, जो अपना एक प्रकार है शासन का, वो एकात्मक प्रकार है। अगर एकात्मक शासन को समझें तो उसमें जो विचारक हमारे हो जाते हैं, उसमें जीन बॉडा का नाम आता है। ठीक है, बॉडेन ने यहाँ पर जो बात की थी वो अविभाज्य संप्रभुता की बात की थी। हम एक मुख्य विचार ऊपर केंद्र में लिख देंगे, हर एक विचारक से रिलेटेड, आप उनके माध्यम से उन विचारक को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो जीन बोधा का जब नाम आएगा या जीन बॉडेन का जब नाम आएगा तो इन्हें अविभाज्य संप्रभुता के लिए जाना जाता है। बॉडेन ने यहाँ पर यह कहा कि संप्रभुता सर्वोच्च, स्थायी और अविभाज्य होगी। यदि सत्ता विभाजित हो जाएगी तो राज्य कमजोर हो जाएगा। इस वजह से जीन बोधा का जो विचार है वो संप्रभुता को सर्वोच्च मान करके अविभाज्य संप्रभुता की अवधारणा को पेश करता है। इनका विचार एकात्मक शासन में हम लोग याद रखते हैं। यही विचार एकात्मक शासन की वैचारिक नींव भी बना है, जहां पर संप्रभुता, क्योंकि एकात्मक शासन में हम लोगों ने देखा है कि शक्ति का केंद्र एकमात्र ही है, तो जहां पर संप्रभुता एक ही केंद्र में सत्ता केंद्रित रहती है, ये व्यवस्था जीन बॉडेन के ही विचारों से शुरू होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके पहले एक बहुत पुराना विचारक भी रहा, हॉब्स, है ना। हॉब्स ने भी शक्तिशाली संप्रभुता की वकालत की थी। हॉब्स के अनुसार सामाजिक अराजकता से बचने के लिए हमें एक शक्तिशाली राजा या निरंकुश राजा की जरूरत है। उन्होंने राज्य को लेवियाथन कहा था, और केंद्रीय शासन जो यूनिटरी टेंडेंसी है उसको दार्शनिक आधार इसी के माध्यम से, हॉब्स के माध्यम से मिलता है। तो दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट वाला विचारक एकात्मक शासन व्यवस्था में, वो थॉमस हॉब्स हो जाएगा। तीसरा, आगे बढ़ते हुए मुख्य जो विचार आए वो एक डाइसी भी रहे। डाइसी ने पार्लियामेंट्री सोवर्निटी की बात की थी, पार्लियामेंट्री या संसदीय संप्रभुता की बात की थी। इन्होंने वो जो संप्रभुता एक व्यक्ति पर केंद्रित थी उसे उन्होंने संसद पर केंद्रित कर दी। अब यहाँ पर संसद जो है वो संविधान से भी ऊपर है। ठीक है, संसद ही सर्वोच्च है। उसकी जो शक्ति है उस पर कोई भी संवैधानिक सीमा नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे कार्य कर सकती है। ये व्यवस्था डाइसी के द्वारा पेश की गई थी। ये व्यवस्था ब्रिटेन में देखने को मिलती है। ब्रिटिश मॉडल का एग्जाम्पल लेते हुए भी डाइसी ने इसको जस्टिफाई भी करने की कोशिश की। व्यवहारिक रूप में जो स्पष्ट किया था वो ब्रिटेन के मॉडल को ही एक्सेप्ट किया था या एक्सप्रेस किया था। ठीक है, ये 3 विचारक हमारे हो गए, एक हॉब्स हो गए, एक बॉडेन हो गए, और इसके अलावा एक हमारे हो गए डाइसी। ठीक है, ये एकात्मक विचारक हो गए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो संघात्मक जो विचारधारा आई, इसमें जो सबसे पहला नाम आ जाता है विचारक का, वो केसी वियर का आ जाता है। इन्होंने ट्रू फेडरलिज्म, सच्चे संघवाद की बात की थी, जहां पर वास्तविक जो संघवाद तभी होगा जब राज्य और केंद्रों में दोनों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो जाएगा। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र में ये सर्वोच्च होंगे, शक्तियों का स्पष्ट संवैधानिक विभाजन हो जाएगा, और उनका जो दृष्टिकोण है वो कठोर क्लासिकल फेडरलिज्म का प्रतिनिधित्व करता है। कठोर संघवाद है, प्रॉपरली डिवाइड करना है, एक एक पावर को लिख देना है, और संविधान के हिसाब से आप पावर्स को डिवाइड करेंगे, स्पष्ट संवैधानिक विभाजन होगा। अब यहां पर संप्रभुता संविधान की हो जाएगी, ना कि संसद की, ना ही किसी एक व्यक्ति की। अगला एक कॉन्सेप्ट इसी में संघात्मक में आता है जेम्स ब्राइस का। जेम्स ब्राइस संघात्मक विचार पेश करते हैं। इन्होंने डुअल पॉलिटी का कॉन्सेप्ट पेश किया था। इन्होंने संघवाद को द्वैध शासन, ब्राइस ने संघवाद को द्वैध शासन कहा था। एक नागरिक पर 2 स्तर की सरकारों का शासन होता है, ऐसा ये कह रहे हैं। इन्होंने कहा एक नागरिक जो हमारा काम कर रहा है, चल रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से चल रहा है या फिर एक स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से चल रहा है। एक नागरिक पर 2 सरकारें, डुअल पॉलिटी का कॉन्सेप्ट ब्राइस का था, इन्होंने भी
भी संघवाद से जुड़े हुए विचार दिया। एक एलाजर का नाम आता है, ये भी शेयर्ड संप्रभुता की बात करते हैं, शेयर्ड सोवरेनिटी की बात करते हैं। यहाँ पर एलाजर ने आधुनिक जो संघवाद है उसको साझी संप्रभुता की प्रणाली के रूप में उजागर किया था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया, ये अपने आप में फिर आगे चल करके डिवीजन ऑफ पावर और संघवाद का आधार भी बनता है। तो एलाजर को हम लोग याद रखते हैं शेयर्ड संप्रभुता या सोवरेनिटी के लिए, ये भी आपको याद रखना है। तो तीन विचारक इससे भी संबंधित हो गए, ठीक है। इसमें हम लोग ब्राइस का नाम याद रख रहे हैं, इसमें हम लोग वेयर का नाम याद रख रहे हैं और एलाजर का नाम याद रख रहे हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइकर भी आते हैं इसी क्रम में। पॉलिटिकल बार्गेन थ्योरी के लिए इन्हें जाना जाता है। राइकर के अनुसार संघवाद किसी आदर्श का परिणाम नहीं है बल्कि राजनीतिक समझौते का परिणाम है। तो ये पॉलिटिकल बार्गेन थ्योरी, ये भी कई बार पूछ ली जाती है। तो ये किसकी है, ये राइकर की थ्योरी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग अगली प्रणाली जिसे हम लोग कह रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक है। यहाँ पर भारत ने भी इसको अप्लाई किया है। हम लोगों ने किससे लिया है, तो हम लोगों ने इसे ब्रिटेन से लिया है ना। यहाँ पर कौन कौन से विचारक आ जाते हैं, तो सबसे पहला नाम बेजहॉट का आ जाता है, जो कि फ्यूजन ऑफ पावर्स की बात कर रहे हैं, संलयन, शक्तियों के संलयन की बात कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि कार्यपालिका और विधायिका संलयित होती है, इनकी शक्तियां आपस में फ्यूज्ड होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, उत्तरदायित्व भी होता है। कैबिनेट गवर्नमेंट का इन्होंने इसे कैबिनेट गवर्नमेंट कह करके संबोधित किया था। तो कैबिनेट गवर्नमेंट अगर पूछा जाए किसने दिया था टर्म, तो ये बेजहॉट के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में जेनिंग्स आते हैं। तो जैसा कि ये उत्तरदायित्व सरकार या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते हैं, संसद की आत्मा उत्तरदायित्व है, संसद सरकार के प्रति जवाबदेह होगी, ऐसा इन्होंने कहा था। आइवर जेनिंग्स का नाम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में याद रखा जाता है, ये भी संसदात्मक व्यवस्था से जुड़े हुए विचारक हैं। उसके बाद डुवर्जे आते हैं। डुवर्जे प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की बात करते हैं। ये बेसिकली इसको आलोचनात्मक प्रभुत्व यहाँ पर करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री और उनके दलों के माध्यम से पूरा का पूरा कंट्रोल यहाँ पर किया जाता है। तो ये डुवर्जे को हम लोग प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट देने के लिए याद रखते हैं। ये भी संसदीय व्यवस्था से जुड़े हुए एक विचारक हैं। उसके बाद आगे बढ़े और हम लोग पहुंचे राष्ट्रपति प्रणाली या राष्ट्रपति शासन की प्रणाली, उससे जुड़े हुए विचारकों की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम मॉन्टेस्क्यू का आएगा, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहे थे। उन्होंने शासन की शक्ति को अलग अलग रखने की वकालत की थी कि अलग अलग प्रकार एक नीतियों को बना लेगा, एक उसे क्रियान्वित कर लेगा, एक उसे प्रोटेक्ट कर लेगा, अलग अलग प्रकार से उसे डिवाइड कर दिया जाएगा, तो निरंकुशता को रोका जा सकता है। निरंकुशता पर लगाम तभी लगाई जा सकती है जब ऐसा किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं मेडिसिन। मेडिसिन चेक्स एंड बैलेंसेस की बात कर रहे थे, कल हम लोगों ने इनके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा भी की थी। पृथक्करण के साथ में संतुलन की व्यवस्था, मेडिसन ने अमेरिकी संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के साथ में संतुलन की व्यवस्था करने की बात यहाँ पर इन्होंने करी थी। उसके बाद में हैमिल्टन का नाम आ जाएगा। हैमिल्टन स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव, एक मजबूत कार्यपालिका की वकालत कर रहे होते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने देखा भी है कि भाई अध्यक्षात्मक सिस्टम में जो कार्यपालिकीय प्रमुख होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। तो हैमिल्टन ने मजबूत राष्ट्रपति का समर्थन किया ताकि स्थिरता थोड़ी सी बनी रहेगी। और अब कुल मिलाकर के अगर इन तुलनाओं को हम लोग कंपेयर करें तो उसमें बॉडेन, हॉब्स और डाइसी जो है वो केंद्रीकृत संप्रभुता की बात कर रहे थे एकात्मक शासन में। वियर ब्राइस और एलाजर जो हैं ये बात कर रहे थे संघात्मक या शक्ति के विभाजन या संघात्मक व्यवस्था के बारे में। बैगॉट जेनिंग्स आ जाते हैं तो ये बात कर रहे थे संसदीय सिस्टम के बारे में। और मॉन्टेस्क्यू और मेडिसन की अगर बात करें तो ये राष्ट्रपति शासन या फिर अध्यक्षात्मक शासन की वकालत कर रहे थे, जहां पर ये शक्तियों के पृथक्करण पर अपनी बातों को कह करके चल रहे थे, ठीक है। तो इस आधार पर विचारकों को भी हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्थाओं से जोड़ करके पढ़ लिया। चारों जो व्यवस्थाएं हैं उसमें हमें यह समझ में आता है सत्ता को कहाँ रखा जाए, है ना, और सत्ता को कैसे संचालित किया जाए। इनके माध्यम से कोई भी मॉडल अपने आप में पूर्ण नहीं है, वहां पर थोड़ा बहुत दूसरे के कैरेक्टर्स जरूर देखने को मिल जाते हैं। ऐतिहासिक व सामाजिक परिस्थितियों पे ये सब कुछ निर्भर करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने विचारकों को मॉडल्स से या व्यवस्थाओं से कंपेयर करके पढ़ लिया और ये भी देख लिया कि अपने आप में कोई भी विचारक या विचारधारा पूर्ण नहीं है,
वहाँ पर थोड़ा बहुत संलयन देखने को मिलेगा, वहाँ पर थोड़ा बहुत मिक्सचर देखने को मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स में। कभी अर्धसंघात्मक व्यवस्था हो जाएगी, जहाँ पर थोड़ा बहुत जो प्रभुत्व है वो एकात्मक का देखने को मिल जाएगा। कभी कभी अर्धसंसदात्मक व्यवस्था हो जाएगी, जहाँ पर थोड़ा बहुत जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अध्यक्षात्मक की देखने को मिल जाएंगी। कभी कभी अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी हो जाएगी, जहाँ पर कुछ बहुत क्वालिटीज जो हैं वो हमारी संसदात्मक की भी देखने को मिल जाएंगी। कभी कभी एकात्मक जो व्यवस्था है वो संसदात्मक के साथ में काम कर रही होगी, कभी कभी संघात्मक व्यवस्था हमारी अध्यक्षात्मक व्यवस्था के साथ में काम कर रही होगी, है ना। तो ये मिक्सचर काम करता है, ये मतलब एक दूसरे के काउंटर पार्ट रहते हैं, ये साथ में मिल करके काम करते हैं। हम लोगों ने इन पर कल भी चर्चा की थी और आज भी विचारकों के माध्यम से इन विचारधाराओं को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर आप हमारे साथ में इसी तरीके से डिटेल में थ्योरी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप पीजीटी कोर्स में जुड़ जाएंगे। अगर आप इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रैक्टिस बैच में हमारे साथ में जुड़ करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों का लिंक जो है वो आपको सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप हमारे साथ में जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से, बेजोड़ तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, और अब इसके बाद में जो आपको अगला जो टॉपिक यूनिट 4 जो है वो हम लोग शुरू करेंगे तुलनात्मक राजनीति की, और वो एप्लीकेशन पर क्लासेस हमारी 5 बजे और 9 बजे हम लोग यूट्यूब पर जुड़ते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। नमस्कार।